आपका ये कहाँ से बनता है, कैसे स्टोर होता है और फिर ये कैसे रिलीज़ होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने समझना है कि इंसुलिन ने क्या करना है। सो इंसुलिन जब अपने रिसेप्टर पे लगता है तो 2 चीज़ें करता है इंसुलिन। नंबर 1 ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाता है, नंबर 2 जो है वो जीन ट्रांसक्रिप्शन में इसका रोल है, दैट इज़ DNA RNA की सिंथेसिस, जिसकी बहुत डिटेल में फ़िलहाल हम नहीं जाएंगे। सो व्हाट इज़ द एनाबॉलिक रोल ऑफ इंसुलिन। सो इंसुलिन के क्या रोल हैं? ऑब्वियसली इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक इन स्केलेटल मसल्स एंड एडिपोज टिश्यूज़। सो आपका ये स्केलेटल मसल है या एडिपोज टिश्यू है, यहाँ हम देखेंगे कि स्केलेटल मसल्स के ऊपर कौन से वाले आपके होते हैं, ये रिसेप्टर्स होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वहाँ से प्लाज्मा से सारी ग्लूकोज इनके अंदर जाएगी, ठीक है। अब जब ग्लूकोज अंदर जाती है तो नंबर 1 हमारे पास क्या भी हो सकता है, ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म ग्लाइकोजन बनना शुरू हो जाती है। नंबर 2 ब्रेक डाउन होता है, अमाइनो एसिड्स आते हैं, वो क्रब साइकिल से एडिशनल, उनसे प्रोटीन सिंथेसिस भी होती है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो नंबर 1 किस चीज़ की सिंथेसिस हो जाएगी, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस। नंबर 2 उन्हीं साइकिल्स में जाके ब्रेक डाउन प्रोडक्ट, आई थिंक क्रब साइकिल में, ग्लाइकोलिसिस के बाद ये क्रब साइकिल में इंटर होता है, वहाँ से कुछ बाय प्रोडक्ट्स हैं जिनसे टैग सिंथेसिस इंप्रूव होती है। नंबर 3 किडनी के लेवल पे जाके ये क्या भी शुरू कर देता है, सोडियम की रिटेंशन भी स्टार्ट करता है। नंबर 4 वही मैं आपको बता रही हूँ, क्रब साइकिल एंड दिस और ना ओनली दिस के उस साइकिल में जाके अमाइनो एसिड्स बनते हैं, बल्कि प्लाज्मा से भी अमाइनो एसिड के अपटेक को इन्हांस करता है। सो मसल्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, सेलुलर अपटेक ऑफ पोटाशियम को भी बढ़ाता है, ठीक है। सो आपके प्लाज्मा के अंदर जो भी पोटाशियम है या अमाइनो एसिड्स हैं उनके अपटेक को भी इन्हांस करेगा, इससे प्रोटीन्स बनेंगे और इससे हाइपरकलीमिया कम हो जाता है। सो हाइपरकलीमिया में आपने पढ़ा होगा, हम कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं ट्रीटमेंट में, साल्ब्यूटामोल, एंड साथ में हम इंसुलिन भी दे सकते हैं। सो इंसुलिन जो है वो हाइपरकलीमिया को भी ट्रीट करने में हेल्प कर सकता है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इतनी सारी चीज़ों को ये प्रमोट कर रहा है तो 2 चीज़ों को ये इनहिबिट भी करता है। अब देखो ग्लूकागॉन जो है ना वो ग्लूकोज को ज़्यादा करता है, तो हमारे पास तो ऑलरेडी इतना ग्लूकोज है, क्या हमें ग्लूकागॉन की ज़रूरत है? नहीं है। तो ये ग्लूकागॉन को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। नंबर 2 बॉडी इसी ग्लूकोज को यूज़ करेगी एज एन एनर्जी सोर्स, लिपिड की ज़रूरत नहीं है, सो लाइपोलिसिस को भी इनहिबिट करेगा। सो लिपिड की जो ब्रेक डाउन है वो भी इनहिबिट होगा, सो लाइपोलिसिस भी इनहिबिट होगी। सो हैंस हम कहते हैं कि ग्लूकोज भी स्टोर हो रहा है, ग्लाइकोजन भी बन रहा है, प्रोटीन्स भी बन रहे हैं, लिपिड भी स्टोर हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है क्योंकि ग्लूकोज की मदद से ही बॉडी सब कर रही है, ग्लाइकोजन भी बना रही है, प्रोटीन्स भी बन रहे हैं एज अ साइड इफेक्ट, लाइपोलिसिस भी नहीं हो रही, लिपिड भी अंदर रिटेन हो रहा है, ठीक है। अनलाइक ग्लूकोज, वो कहता है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपने प्लीज़ याद रखनी है कि जो इंसुलिन है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता, ठीक है। अब इस बात की सिग्निफिकेंस ये है कि ये एक मदर है, सही है, और ये एक मदर है और ये डायबिटिक है, ठीक है, और इसके पेट में क्या है, बच्चा है, सही है, बच्चा। अब इस मदर की ब्लड के अंदर जो है वो ग्लूकोज ज़्यादा है, ठीक है, तो ग्लूकोज जो है ना वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे की बॉडी में चला जाता है। सो बच्चे की बॉडी में जब ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो बच्चे की बॉडी में इंसुलिन भी ज़्यादा हो जाएगा। इंसुलिन इटसेल्फ नहीं जा सकता लेकिन ग्लूकोज जाता है, और बात फिर वही है कि ग्लूकोज जाने से अंदर इंसुलिन ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। इन मदर विद डायबिटीज़ एक्सेस ग्लूकोज कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड कैन इंक्रीज द फीटल इंसुलिन। सो आई होप कि आपको फंक्शन समझ आए होंगे, ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। फिजियोलॉजी में गाइटन में हमने बहुत अच्छे पढ़े हुए हैं, मैंने ऑलरेडी अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में इनको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। सो इट इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, इट इंक्रीज ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ऑब्वियसली इट इंक्रीज लिपिड स्टोरेज फॉर्म, लाइपोलिसिस को इनहिबिट कर रहा होता है, इट इंक्रीज टैग सिंथेसिस। सो हर चीज़ को इसके एनाबॉलिक होता है बनाना, कैटाबॉलिक होता है ब्रेक डाउन, सो इसके एनाबॉलिक इफेक्ट है बिकॉज ये हर चीज़ अल्टीमेटली क्या कर रहा है, हमारे पास बना ही रहा है। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर, लेकिन समझ नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हो। अब हमने ये वाली जो रेगुलेशन है ये यही है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन अब मैं आपको ट्रांसपोर्टर्स का बता देती हूँ। यहाँ पे इन्होंने कुछ ट्रांसपोर्टर मेंशन किए हुए हैं, मैंने ट्रांसपोर्टर की एक पिक्चर भी डाली थी आप लोगों के लिए, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ साइड में। सो डिफरेंट तरह के ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स हैं, जैसे कि GLUT1 है, तो वो आपके ब्लड ब्रेन बैरियर में है, ये इंपॉर्टेंट है, प्लेसेंटा में है, और ये इंसुलिन डिपेंडेंट है, और फास्टिंग में भी इनके जो हैं वो लेवल्स जो हैं या ये एलिसिट हो जाते हैं। जो GLUT2 हैं वो लिवर और पेनक्रियाज में अभी हमने देखा था, ठीक है, वो इंसुलिन इंडिपेंडेंट है, और देन उनकी जो GLUT3 हैं वो न्यूरॉन्स में होते हैं, दिस इज़ इंपॉर्टेंट एज वेल, दिस ऑल्सो इंसुलिन इंडिपेंडेंट। GLUT4 जो हैं वो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, वो तब तक नहीं ओपन होते स्केलेटल स्ट्राइटेड मसल्स वगैरह में जब तक इंसुलिन आए ना और वहाँ से उनको एक्टिवेट करके सेलुलर अपटेक इंक्रीज ना करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। GLUT5 जो है ये बेसिकली फ्रुक्टोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं, नॉट ग्लूकोज, वैसे इनका नाम GLUT5 है, और ये स्पर्मेटोसाइट्स में होते हैं,
वहाँ पे स्पर्म्स की प्रोडक्शन और उस चीज़ को हेल्प आउट करने के लिए वहाँ पे फ्रुक्टोज की जो है उसको ज़्यादा करते हैं, ठीक है। GLUT9 है लिवर किडनी में, दे डू ट्रांसपोर्ट यूरेट, एंड GLUT4, 8, 12 जो है वो इंसुलिन रिस्पॉन्सिव होते हैं। अब यही बात इन्होंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन की हुई है, सो इसको हम देख लेते हैं कि इंसुलिन डिपेंडेंट जो है वो ओनली GLUT4 है। सो GLUT4 तब तक काम नहीं करेंगे जब तक आपका ग्लूकोज नहीं आएगा, ठीक है। और ये कहाँ होते हैं, ये एडिपोज टिश्यू में होते हैं, स्ट्राइटेड मसल्स में होते हैं, बट एक्सरसाइज कैन इंक्रीज देयर एक्सप्रेशन। दैट्स वाई वी से कि जो डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 के पेशेंट हैं, अगर वो एक्सरसाइज करें तो उनके GLUT4 जो हैं वो एक्टिवेट होंगे और कहीं ना कहीं इंसुलिन काम करेगा, क्योंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है। वाइल जो इंसुलिन इंडिपेंडेंट है वो GLUT1 है, जो RBC, ब्रेन, कॉर्निया एंड प्लेसेंटा में है। GLUT2 बाई डायरेक्शनल होते हैं। बाई डायरेक्शनल का मतलब है इनसे चीज़ें अंदर भी जाती हैं और बाहर भी आती हैं। ये बीटा आइसलैंड में, लिवर किडनी GIT में है। GLUT3 ब्रेन और प्लेसेंटा में है। GLUT5 मैंने आपको बताया ये फ्रुक्टोज को ट्रांसफ़र करते हैं, स्पर्मेटोसाइट्स में GIT ट्रैक में होते हैं। देन SGLT1 एंड SGLT2 हैं, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर हैं। ये सोडियम और ग्लूकोज दोनों को ट्रांसफ़र करते हैं किडनी और स्मॉल इंटेस्टाइन में। ब्रेन हमें पता है नॉर्मली ग्लूकोज को ही प्रेफर करता है, लेकिन सम टाइम ब्रेन कीटोन बॉडीज़ को भी यूज़ कर सकता है स्टार्वेशन में। बट वेरी इंपॉर्टेंट जो RBCs हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो सिर्फ ग्लूकोज को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। वो कीटोन बॉडी क्रब साइकिल कैसे चलाएंगे अपना, वो कीटोन बॉडीज़ को यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। सो RBC ओनली कैन यूज़ ग्लूकोज फॉर देयर एनर्जी, वाइल ब्रेन समटाइम कीटोन बॉडीज़ को यूज़ कर सकता है। अब नेक्स्ट उन्होंने ये एक निमोनिक सा ही बताया हुआ है कि ब्रिक लिप्स आप याद रख सकते हो कि दीज आर इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक एरियाज। अगर यहाँ पे इंसुलिन नहीं भी होगा तो ब्रेन, रेड ब्लड सेल्स, इंटेस्टाइन, कॉर्निया, किडनी, लिवर, बीटा सेल्स, प्लेसेंटा, स्पर्मेटोसाइट्स, ये फिर भी क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज का अपटेक कर सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली जो आपके एडिपोज एंड स्ट्राइटेड मसल्स हैं, इनको इंसुलिन चाहिए ही चाहिए फॉर द अपटेक ऑफ ग्लूकोज। आई होप मैं चीज़ें आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं बना रही। तो यहाँ हमने पढ़ा कि ये कहाँ पे स्टोर होता है और कैसे रिलीज़ होता है, फिर हमने इसके फंक्शन पढ़े, फिर इसके ट्रांसपोर्टर पढ़े। अब वही बात है कि इसकी रेगुलेशन है, और रेगुलेशन मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, यही सारी रेगुलेशन है। सो ग्लूकोज इज़ द मेजर रेगुलेटर। इंसुलिन इंक्रीज वेन एवर वी टेक ओरल और IV ग्लूकोज ड्यू टू इनक्रेटेंस, जो कि ग्लूकोगोन लाइक पेप्टाइड हैं। जब भी हम ओरल या हम IV ग्लूकोज लेते हैं तो इंटेस्टाइन से प्रोड्यूस होता है हमारे पास ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1, जिसको हम इंक्रेटिन भी कहते हैं, और ये आगे जाके इंसुलिन की प्रोडक्शन को या सिक्रीशन को ज़्यादा करता है कि जी बहुत सारा ग्लूकोज आ रहा है प्लाज्मा में, तो उसको तुमने यूज़ भी तो करना है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 को कहता है कि ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड्स भी होते हैं, वो भी रिलीज़ हो जाते हैं, विच आर रिलीज आफ्टर मील एंड दे इंक्रीज बीटा सेल सेंसिटिविटी टू ग्लूकोज। रिलीज़ आपका इनहिबिट हो सकता है बाय अल्फ़ा 2 और इंक्रीज़ होता है बाय बीटा 2 साइमुलेशन, ये रिसेप्टर्स हैं। Whenever glucose enters the cells, ये बताया हुआ है कि जब ग्लूकोज आएगा तो ग्लाइकोलिसिस होगी, ATP बनेगा, पोटाशियम चैनल ब्लॉक होगा, अंदर कैल्शियम आएगा और कैल्शियम की वजह से इंसुलिन सिक्रीट होगा। सो यही सारी बात यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है, ठीक है। सो इतनी सी चीज़ें जो हैं वो इंसुलिन के बारे में एक्सप्लेन की हैं इन्होंने यहाँ पे। अगर इस यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हुई तो वो प्लीज़ मुझसे पूछ लें। इससे ऊपर जो चीज़ आई थिंक मैंने नहीं बताई या शायद बताई है पहले या नहीं भी बताई, तो मैं दोबारा बता देती हूँ कि जो इंसुलिन के ऑपोजिट ग्लूकागॉन है वो किस तरह से काम करता है, फिर मैं आपको बेशक रिवाइज़ भी करा देती हूँ। सो ग्लूकागॉन बेसिकली इट इज़ रिलीज when glucose is gone। सो इसका मेन काम ये है कि इसने आके ग्लूकोज के लेवल्स को क्या करना है, बढ़ाना है प्लाज्मा में, ठीक है। तो ये किस तरह से बढ़ाता है, ये 3 चीज़ें करता है। नंबर 1, ग्लूकोज की जो स्टोरेज फॉर्म है दैट इज़ ग्लाइकोजन, जो कि लिवर में और डिफरेंट स्ट्राइटेड मसल्स में होती है। ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करता है, और जब ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन होता है तो प्लाज्मा में आपके क्या रिलीज़ होता है, ग्लूकोज, क्योंकि इसका मेन काम है ग्लूकोज को बढ़ाना। तो ये क्या करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करता है। नंबर 2 ये करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है नॉन कार्ब सोर्सेस से ग्लूकोज की सिंथेसिस कराना। सो बेसिकली ये नया ग्लूकोज क्या कराता है, सिंथेसाइज कराता है फ्रॉम नॉन कार्ब सोर्सेस, तो उसकी वजह से भी प्लाज्मा में ग्लूकोज ज़्यादा होगा। और नंबर 3 ये क्या करता है कि बॉडी को कहता है कि ग्लूकोज ना यूज़ करो बल्कि लिपिड और कीटोन बॉडीज़ यूज़ करो। सो लाइपोलिसिस करता है, और इसी तरह
कीटोन बॉडीज़ की जनरेशन होती है और इनको बॉडी यूज़ करती है एज एन एनर्जी सोर्स। बॉडी ग्लूकोज को यूज़ नहीं करती, सो ग्लूकोज आपका कंजर्व होता है, हैंस ग्लूकोज लेवल क्या होते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये इसके 3 मेन रोल हैं, ठीक है। सो इट डू ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलिसिस, एलिवेट ब्लड शुगर लेवल टू मेंटेन होमोस्टेसिस व्हेन एवर ग्लूकोज इज टू लो। ये कैसे कब रिलीज़ होगा? वेन एवर देयर इज़ हाइपोग्लाइसीमिया, यानी आपका ग्लूकोज कम होगा। वेन एवर ग्लूकोज इज गोन इट्स रिलीज्ड एंड इट इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल, मेंटेन अ ह्यूमोस्टेसिस फॉर्म जितना बॉडी को चाहिए। और जाहिर सी बात है अगर इंसुलिन, अमाइलिन, सोमेटोस्टेटिन विच इज़ अ ग्रोथ हार्मोन एंटागनिस्ट और हाइपोग्लाइसीमिया होगा, इन सिचुएशन में हमें ग्लूकोज नहीं चाहिए, तो इसका रिलीज़ क्या होगा? इनहिबिट हो जाएगा। सो ग्लूकागॉन इज़ वेरी ईजी एंड आई होप इंसुलिन इज़ ईजी एज वेल। नेक्स्ट थोड़ा सा मुश्किल हार्मोन है, स्टीरॉइड्स हम पढ़ेंगे, लेकिन आपने याद रखना है कि नंबर 1 हमने इंसुलिन की सिंथेसिस को डिस्कस किया है कि इंसुलिन सिंथेसाइज कैसे हो रहा है। फिर हमने इंसुलिन के फंक्शंस को डिस्कस किया। फिर वेरी इंपॉर्टेंट हमने उसकी रेगुलेशन देखी है कि उसकी रेगुलेशन बीटा आइसलैंड सेल से कैसे होती है। और फिर हमने उसके ट्रांसपोर्टर की बात की है। जस्ट रिवाइज इट, इफ़ देयर इज़ एनी कंसर्न क्वेश्चन यू कैन आस्क मी एनी टाइम, एंड डेफिनेटली जब हम पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो फिर वो इंटरेस्टिंग होगा। सो अप टिल नाउ इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन और क्यूरी, डू लेट मी नो। थैंक यू।